Hello students, this is our lecture 3 of NTSC series and today we'll be discussing another 10 MCQ of the chapter Fundamental Unit of Life. Let's begin. Okay, the first question is cell organelles are embedded in. जो सेल के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ किस में एम्बेडेड रहते हैं. ऑप्शंस आर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द अबाव. इन चार में से क्या ऑप्शन होगा? देखो ऑल ऑफ द अबाव तो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में तो नहीं होता है. ठीक है. देन प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस. ठीक है, तो यहां ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है. देन द राइट आंसर विल बी साइटोप्लाज्म, है ना. अगर आपको याद हो हम एक सेल को कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सेल, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. जो एक फ्लूइड मटेरियल रहता है, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन दिस सेल, इसी में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल शेयर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स. मतलब ये तीनों सेल्स में क्या कॉमन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो तीनों सेल में प्रेजेंट हो. सेल मेम्ब्रेन होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है. लेकिन क्या बैक्टीरिया में होती है? नहीं. ये तो सेल ऑर्गेनल, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो ईआर कैसे प्रेजेंट होगी? तो ये आपका रोंग हो गया. सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल इट इज ए फीचर ऑफ प्लांट सेल एज वेल एज बैक्टीरियल सेल, बट अगेन इट इज नॉट ए फीचर ऑफ एनिमल सेल. आपका ये आंसर भी नहीं हो सकता है. सेल वॉल थर्ड ऑप्शन में भी है, तो वापस से ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है. तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हाँ, तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. साइटोप्लाज्म तीनों में होता है, एंड राइबोसोम. अगर आपने मेरा लेक्चर 2 लगाया होगा तो आपको याद होगा कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों टाइप के सेल्स में ही पाया जाता है. तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन a living cell the fluid present inside the nucleus is called. एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा इसका आंसर. ये मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म आपको पता है कि हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस मैं कई बार बता चुकी हूँ. एंड प्रोटोप्लाज्म भी आपको पता है. ठीक है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, थोड़े से डायरेक्टली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ. किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत इजी क्वेश्चन है. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एटीपी और ऑल ऑफ द अबाव. तो आपने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा है? एटीपी, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है या सिंथेसाइज करती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इज डन बाय. बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है? आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल है ना ही गोल्गी का कोई रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में, लेकिन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल पढ़ा था. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आरईआर था या फिर एसईआर था. तो मैंने आपको 2 चीजें लर्न कराई थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनी है? बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो जो आरईआर है वो तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी. ठीक है. अब बची एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसको भी लर्न करवाया था कि यहाँ पे लिपिड या फिर फैट्स का सिंथेसिस होता है. तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप इसको लर्न कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे. फैट मतलब घी या तेल से याद रखो आप इसको, लिपिड को. ठीक है, क्या होता है? चिकना होता है. और यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा है स्मूथ. ठीक है, तो स्मूथनेस से आप याद रखोगे कि एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराती है? लिपिड या फैट का सिंथेसिस कराती है. इसके साथ इसका एक और फंक्शन है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो डिटॉक्सिफिकेशन कराता है बॉडी का. ओके, नेक्स्ट इज
हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया एट फर्स्ट? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने ऑब्जर्व किया था? अब आपने देखा होगा कि हर सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिस्कवरी वाले क्वेश्चन, कि उन साइंटिस्ट के नाम याद कर रहे हैं एक तरीके से कि किसने ये डिस्कवरीज की थी। ठीक है, कुछ बहुत ही सिंपल है जो आपकी बुक में गिवन है, लेकिन कुछ आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बुक जाना पड़ेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा आपको चीजें लर्न करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि काफी इजी रहते हैं। ठीक है, अब पैलाडे, कैमिलो, पोर्टर एंड कोलिकर। अब इसमें से दो नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखे हैं, दैट इज कैमिलो आपने सुन रखा है कि गोल्गी बॉडीज का सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था गोल्गी बॉडीज को? कैमिलो ने। पलाडे भी आपने सुन रखा है कि राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया था? पलाडे ने। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, दैट इज पोर्टर एंड कोलिकर। तो राइट आंसर इज कोलिकर। ठीक है, एल्बर्ट वॉन कोलिकर इसका पूरा नाम है, एल्बर्ट वॉन कोलिकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर अबेंडेंट इन SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? अब आपको पता है कि ये सारी ही जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब कुछ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, दैट इज सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, सिस्टर्ने एंड वेसिकल दोनों ही। तो आपको इसमें से आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या अबेंडेंट है? इट इज ट्यूब्यूल्स। हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, तो कुछ इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, सो द राइट आंसर विल बी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये कौन सा मॉडल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती होगी, क्या उसका कंपोजिशन होगा। ठीक है, जो अब तक का जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये मॉडल किसने दिया था, क्योंकि अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हम स्टडी करते हैं कि लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, सिंगर एंड निकोलसन, बेंसोन, रॉबर्टसन एंड डेवसोन। अभी जितने भी नाम आप देख रहे हो सबने मॉडल्स दे चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग, लेकिन जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, हमेशा लर्न होना चाहिए। ठीक है, बाकी जिन्होंने भी दिए हैं, बाकी इन्होंने भी दिए हैं, बहुत सारे मॉडल दिए हैं, कोई सैंडविच मॉडल दिया है, बहुत टाइप्स के मॉडल दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसी नहीं दिखती है। ठीक है, जो मॉडल्स एक तरीके का हाइपोथेसिस कह सकते हो आप, एक मॉडल बना के देखा था कि ऐसी दिखती होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा उसका कंपोजिशन होता होगा और ऐसे वो फंक्शन करती होगी। बट सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट किया गया है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी सिंथेसाइजिंग यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है या किस फॉर्म में सिंथेसाइज करती है। तो हम बोल रहे थे कि एटीपी की फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कि कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना जो इस एटीपी की फॉर्म में भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या है, सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम्स, लाइजोसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने शायद ओके ये तो आपने सुन रखा होगा कि लाइजोसोम्स, तो ये तो एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। तो ये तो इसका राइट आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होगा। ठीक है, अब जो परऑक्सीजोम्स हैं ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनल्स परऑक्सीजोम्स। ठीक है, कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं ये। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स इनके अंदर रहते हैं। एंड ग्लाइक्सिजोम इट इज ए टाइप ऑफ परऑक्सीजोम। ठीक है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट एंड लिपिड। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीजोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो
इनर मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजोम, ठीक है, जो क्या करता है एटीपी का सिंथेसिस करता है। इतनी बात क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक व्हेन, एक सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कब कहेंगे? ऑप्शंस आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज हायर देन दैट ऑफ द सेल, कि मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है एक सोल्यूशन का वो सेल से ज्यादा हायर है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेल, मतलब सेल का और सोल्यूशन का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द सेल, मतलब सोल्यूशन जो मीडियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू द सेल। और ऑल ऑफ द अबाउ आर करेक्ट, या तो ये सारी सिचुएशन करेक्ट हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के मामले में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मैं कई बार बता भी चुकी हूं, एक बार फिर से बता देती हूँ। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिक मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन। किसके बारे में बात हो रही है? लेस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। समझ लो ये आपके पास एक बीकर है और इसमें एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें क्या चीजें हैं? सॉल्वेंट प्रेजेंट है प्लस सोल्यूट, दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये बात हुई। सॉल्यूशन, इसी को तो हम सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्रेजेंट होगा। तो अब ये कह रहा है इट इज हाइपोटोनिक, लेस कॉन्सेंट्रेटेड मींस सोल्यूट इज लेस, ठीक है, एंड सॉल्वेंट इज मोर, ठीक है। बात क्या हुई कि ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा डाइल्यूटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब डाइल्यूटेड है। इट कंटेन्स मोर सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड पार्ट इसमें ज्यादा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इट इज डाइल्यूट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कंडीशन क्या होगी अगर मान लो इसमें हम एक सेल डालेंगे, समझ लो हम एक सेल पुट करते हैं इसमें, कोई भी एक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो क्या कंडीशन होगी? हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, कि इन 3 कंडीशंस में सेल की क्या सिचुएशन रहती है? वो श्रिंक करता है या तो स्वेल करता है या फिर एज इट इज रहता है, कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज डाइल्यूट, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट है, तो ज्यादा सॉल्वेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन से सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है, जो अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज मोर एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है लेकिन सेल क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसके बेसिस पे आप क्या आइडिया लगाओगे? कॉन्सेंट्रेशन मीडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द सेल, हाँ, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है एज कंपेयर टू द सेल, ठीक है। इसी वजह से तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द सेल। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आप 9th क्लास की एक वीडियो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, उसमें और डिटेल में ये बात मैंने समझाई है, तो प्लीज वहां से जाके देख लेना। यहाँ पे हमने 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच।